स्टूडेंट्स, हम लोग 12 लेसन कर रहे थे जिसके अंदर इसका नाम था अपना 12वें लेसन का प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति हमने लेसन कर रहे थे जिसके अंदर हमने एक टॉपिक कर लिया था कि प्रकाश की प्रकृति से संबंधित कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या लॉ किए। ठीक है, यानी कि प्रकाश की इलेक्ट्रिक किस प्रकार से डिसाइड किया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर हमने आगे। ठीक है, तो प्रकाश की प्रकृति के अंदर हमने क्या पढ़ा। देखो, प्रकाश की प्रकृति को बारे में शुरू से ही भिन्न बन रहे हैं कि कुछ लोग तो मानते हैं कि इसकी प्रकृति क्या होती है, कणीय होती है, कुछ मानते हैं कि क्या होता है, तरल प्रकृति का होता है। तो इसमें सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले जो वैज्ञानिक है वो थे न्यूटन। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत है। कणिका सिद्धांत, ठीक है। सबसे पहले कौन आया? न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार क्या था, इन्होंने क्या बताया कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, छोटी छोटी कणिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? कणिकीय सिद्धांत। ठीक है, और क्या होता है, ये कणिकाएं जो है किसी भी प्रकाशीय स्रोत से लंबवत निकलती है। कणिकाएं किसी भी प्रकाशीय स्रोत से लंबवत निकलती है। ठीक है, लंबवत निकलती है। और अपने क्या होता है इसमें कि जो एक कणिकाएं होती है भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की भिन्न भिन्न साइज की होती है। जैसे रेड प्रकाश है तो उसकी कणिका का आकार अलग होगा। ठीक है, ब्लू है तो उसकी कणिका का आकार क्या होगा? अलग। ठीक है, अब ये जो अलग अलग मत दिए थे, ये जो प्रकाश की घटनाओं को, कुछ घटनाओं को समझा सके, कुछ को नहीं समझा सके। तो अपने ये प्रकाश की घटनाएं लेते हैं जिनको ये बारे में देखें किस किस को ये समझा सके। सबसे पहले आता है प्रकाश का सरल रेखे। नंबर 2 प्रकाश का परावर्तन। नंबर 3 प्रकाश का अपवर्तन। फिर है प्रकाश का व्यतिकरण। नंबर 5 प्रकाश का विवर्तन। फिर आता है प्रकाश का ध्रुवण। नेक्स्ट है प्रकाश का प्रकाश व्युत्प्रभाव। एक होता है काउंटर प्रभाव। ठीक है, ये कुछ करना है। तो न्यूटन का कणिकीय सिद्धांत कौन कौन सी घटनाओं को समझा सका? इसमें सररेखीय गमन इसने बता दिया, परावर्तन को समझा दिया और काउंटर को समझा दिया, और नीचे वाली घटनाओं को ये सिद्धांत नहीं एक्सप्लेन करता। ठीक है, तो ये तो इसकी सफलता है रही, इसकी क्या रही? असफलता है। इसके बाद नंबर 2 पर कौन आता है? हाइगेन। फिर मैं बोला हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन ने क्या कहा कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में गमन करता है। हाइगेन ने क्या कहा, जो प्रकाश होता है वो क्या होता है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग के रूप में होता है। ठीक है, हाइगेन क्या कहता है कि प्रकाश है वो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग के रूप में होता है। अब यांत्रिक तरंगें होती है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेन ने क्या कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक माध्यम पाया जाता है जिसको नाम दिया इसने ईथर। संपूर्ण ब्रह्मांड में ईथर नामक माध्यम पाया जाता है जिसके अंदर ये प्रकाशीय तरंगें हैं गमन करती है। ठीक है, तो ये कहा था हाइगेन। ठीक है, ये कौन कौन सी घटनाओं को समझा सका?
प्रकाश का संरेखीय क्रम बता दिया, परावर्तन समझा दिया, अपवर्तन समझा दिया और व्यतिकरण बता दिया और विवर्तन। ठीक, इसके बाद बीच में इसके आया फ्रेनेल। इसके बीच में आया फ्रेनेल नाम का फ्रेनेल। फ्रेनेल ने क्या कहा कि जो प्रकाश की तरंगें हैं वो अनुदैर्ध्य न होकर के क्या होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं। अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगें होती हैं। क्या होते हैं, अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगें होती हैं और इन्हीं के आधार पर इसने खोज कर दी प्रकाश के ध्वनि। ठीक है, फ्रेनेल क्या कहता है कि अनुदैर्ध्य तरंगें नहीं होती है, कौन से होते हैं, अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगें होती हैं और इसी के सिद्धांत में इसने किसी खोज की प्रकाश के ध्वनि। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास नंबर 3 पे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पढ़ा था हमने। इसमें क्या था, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, इसने क्या किया, इसने क्या किया, 4 समीकरण दी। ठीक है, इसने 4 गणितीय समीकरण दी। इन गणितीय समीकरणों के आधार पर इसने एक प्रकार की तरंग की खोज की। क्या किया, एक प्रकार की तरंग की खोज की। इस तरंग को इसने कहा विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या कहा, विद्युत चुंबकीय तरंगें। मैक्सवेल ने 4 गणितीय समीकरण दी। इसको आप डिटेल से पढ़ोगे आगे सूत्र में दर्ज। ठीक है, मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंग की समीकरण। ठीक है, तो 4 समीकरण थी, इनके आधार पर एक तरंग की खोज और इन तरंगों को नाम दिया इसने विद्युत चुंबकीय तरंग। अब ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें थी, इसकी सारी की सारे जो गुण थे वो किससे मैच होते थे, प्रकाश से मैच होते थे। ये सारे की सारी गुण किससे मैच होती थी, प्रकाश से। उसने प्रकाश को क्या कह दिया, विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या कह दिया, प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, इस प्रकार से मैक्सवेल ने 4 समीकरणों के आधार पर प्रकाश को क्या कहा, विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, यानी इसने भी प्रकाश को क्या माना, तरंग। देखो सबसे पहले न्यूटन का गणितीय सिद्धांत आया, तो इसने प्रकाश को क्या माना, कण प्रकृति माना। प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में प्रकाश को से बाहर। फिर हाइगन आया, हाइगन ने भी कौन सी प्रकृति बताई, हाइगन ने तरंग प्रकृति बताई कि जो प्रकाश होता है वो क्या होती है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें। इसके बाद मैक्सवेल आया। मैक्सवेल ने क्या किया, 4 गणितीय समीकरण। ठीक है, उनके आधार पर एक तरंग की खोज की जिसको नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग और इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी किससे मिलती थी, प्रकाश से। और प्रकाश को इसने क्या कह दिया, विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, और ये भी प्रकाश का संरेखीय क्रम, परावर्तन, अपवर्तन, इन सबको समझा। ठीक है, और फिर भी ये इनको नहीं समझा, प्रकाश विद्युत प्रभाव और कंपन। ठीक, इसके बाद आता है प्रकाश नंबर 4 पढ़ा था, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत या प्रकाश क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, देखो आइंस्टीन ने विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत की खोज। इसने क्या बताया कि प्रकाश जो है वो प्रकाश स्रोत से ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचित होता है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचित होता है। इन पैकेटों को देखो, ये पैकेट होते हैं, तरंग के पैकेट होते हैं। जैसे ये मान लो तरंग, ठीक, ये तरंग का एक क्या बन जाएगा, पैकेट। ठीक है, इस तरंग के पैकेट को इसने क्या कहा, फोटो। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में संचित होता है। ठीक है, तरंग के बंडलों या ऊर्जा के बंडलों के रूप में संचित होता है। इन्हीं बंडलों को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। यदि किसी फोटोन की आवृत्ति जो है न्यू है, तो इस फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, इन्होंने बताया फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, इज इक्वल टू h।
यहाँ x क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, ये 4 सिद्धांत अपने पढ़ चुके हैं, जिसको मैंने फिर से रिपीट कर दिया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो ये 4 सिद्धांत दिए गए इसमें। पहले न्यूटन का गणितीय सिद्धांत आया, इससे कहा कि प्रकाश छोटी कणों से मिलकर बना होता है। फिर हाइगन का तरंग सिद्धांत आया, इसने क्या कहा प्रकाश क्या होती है, उन्नत यांत्रिक तरंगें होती है, उन्नत यांत्रिक तरंगें। और उन्नत यांत्रिक तरंगों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। उसने क्या कह दिया कि इतर नाम का माध्यम संपूर्ण ब्रह्मांड में पाया जाता। और इसके सिद्धांत के आधार पर अपने किसको समझा सके, प्रकाश के समय के आवर्तन अपवर्तन गतिविधि और विवर्तन। इसके बाद बीच में आता है फ्रेडल। फ्रेडल ने क्या कहा, ये अंदर तरंगें ना होकर क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगें। ठीक है, और अनुप्रस्थ तरंगें बता के किसने किसकी खोज कर दी, प्रकाश के घूमने की। इसके बाद मैक्सवेल का विद्युतचुंबकीय तरंग, मैक्सवेल का विद्युतचुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या था, इसने 4 गणितीय समीकरण दी। उन समीकरणों के आधार पर बताया कि इन समीकरणों के आधार पर इसने एक तरंग की खोज की, और ये तरंग को नाम क्या दिया है, विद्युतचुंबकीय तरंग। इस विद्युतचुंबकीय तरंगों की सारी प्रॉपर्टी किससे मैच करती थी, प्रकाश से। तो प्रकाश को उन्होंने क्या कह दिया, विद्युतचुंबकीय तरंग। और हम जानते हैं प्रकाश विद्युतचुंबकीय जो तरंगें होती हैं वो वैक्यूम में गमन करती है। ठीक है, यानी कि निर्वात में भी गमन कर सकती है। और इसने क्या कहा था, यांत्रिक तरंगें कहा था, और यांत्रिक तरंगों के को गमन करने की किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि विद्युतचुंबकीय तरंग है जो कि निर्वात में भी गमन करती है। ठीक, तो ये भी इन गुणों को समझा सका, लेकिन क्वांटम प्रभाव और प्रकाश के प्रभाव को नहीं समझा। इसके बाद प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत आता है। देखो आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने विकिरण का क्वांटम सिद्धांत प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत दिया। इसके अनुसार क्या होता है, प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में निकलता है किसी प्रकाश से। और ये जो पैकेट होते हैं, ये जो ऊर्जा के पैकेट होते हैं, इनको क्या कहते हैं, अपने फोटोन कहते हैं। ठीक है, यदि एक फोटोन की आवृत्ति न्यू हो तो उसकी ऊर्जा पूरे फोटोन की कितनी होगी, h न्यू। ठीक है, और इस सिद्धांत के आधार पर आप प्रकाश प्रभाव और क्वांटम प्रभाव को समझा। ठीक है, तो इन्होंने जो लास्ट घटना है कि उसको भी क्या कर दिया, समझा। तो इस प्रकार से ये प्रकाश की प्रकृति से संबंधित भिन्न बातें। तो इन 4 सिद्धांतों से टोटल कंक्लूजन क्या निकलता है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है। ठीक है, न्यूटन ने क्या कहा कि कणीय प्रकृति है, और नीचे वाले जो तीनों सिद्धांत हैं इन्होंने क्या कहा कि प्रकाश की प्रकृति क्या है। तो किसी एक ही प्रकृति के आधार पर अपने घटनाओं को नहीं समझा। ठीक है, तो प्रकाश की प्रकृति को क्या माना गया, ड्यूल नेचर माना। प्रकाश को कण भी मानते हैं और प्रकाश को तरंग भी मानते। ठीक है, तो इन 4 सिद्धांतों से क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, द्वैत होती है, ड्यूल नेचर का होता है। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति कणीय भी होती है और तरंग के रूप में भी होती है। ठीक, ये अपने सिद्धांत पढ़ चुके। ठीक है, जिसको हमने फिर से रिपीट कर दिया। अब आगे चलते हैं। हाइगन का जो तरंग सिद्धांत है, ये डिटेल से आप, ठीक है, हाइगन के तरंग सिद्धांत को पढ़ेंगे। हाइगन को तरंग सिद्धांत से पढ़ने से एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो उससे पहले वो है तरंगांतर या वेव फ्रंट। तरंगांतर का कंसेप्ट है, तरंगांतर होता है। ठीक है, देखो तरंगांतर क्या होता है, देखो हाइगन को सिद्धांत को समझाने से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा तरंगांतर, इसी के आधार पर हमने हाइगन के तरंग सिद्धांत को समझा। तो तरंगांतर क्या होता है, वेव फ्रंट। देखो हाइगन के अनुसार क्या था कि प्रकाश है वो तरंगों के रूप में प्रकाश स्रोत से निकलता है। प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश है वो किसके रूप में निकलता है, तरंगों के रूप में। अब प्रकाश संचरण की दिशा में तरंगांतर के लिए अपने डेफिनेशन देखें तो प्रकाश संचरण की दिशा में उन बिंदुओं का बिंदु होता है। ठीक है, क्या आपने प्रकाश संचरण की दिशा में प्रकाश संचरण की दिशा में उन बिंदुओं का
जिन पर प्रकाशीय तरंग समान कला से पहुंचती है। प्रकाश संचरण की दिशा में उन बिंदुओं का बिंदु पर जिन पर प्रकाशीय तरंगें समान कला से पहुंचते हैं उसे तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं क्या है। देखो, प्रकाश किसी भी प्रकाश स्रोत से तरंगों के रूप में उत्पत्ति होता है। तो प्रकाश संचरण की दिशा में उन बिंदुओं का बिंदु पर क्या होता है? देखो, बिंदु पर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। देखो, बिंदु पर क्या होता है? किसी भी प्लेन या स्पेस में यदि आप इन्हीं बिंदुओं को मिलाते हो, किसी भी समतल या स्पेस के अंदर इन्हीं बिंदुओं को मिलाते हो और मिलाने के बाद जब एक निश्चित आकृति बनती है तो वो जो बिंदु पथ है वो उस आकृति का क्या कहलाता है? बिंदु पथ कहलाता है। ठीक है, यदि आप उन बिंदुओं को मिलाते हो और मिलाने पर एक निश्चित आकृति बनती है, ठीक है, तो वह उस आकृति का क्या कहलाता है? बिंदु पथ कहलाता है। जैसे हमने छोटा सा एग्जांपल है, जैसे वृत्त की डेफिनेशन पढ़ी होगी आप, बिंदु पथ को सुना है, वृत्त की डेफिनेशन पढ़ी होगी। वृत्त क्या होता है? एक उन बिंदुओं का समुच्चय होता है या उन बिंदुओं का बिंदु पथ होता है या उन बिंदुओं का सेट होता है जो एक निश्चित बिंदु से क्या रहते हैं? समान दूरी पर रहते हैं। ठीक है, वृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय होता है या सेट होता है या समूह होता है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर है। निश्चित बिंदु का होता है यहाँ, यानी कि उन बिंदुओं का बिंदु पर जो एक निश्चित बिंदु से क्या रहते हैं? समान दूरी पर रहते हैं, उसे अपने क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और ये जो निश्चित बिंदु है, ये वृत्त का क्या होता है? केंद्र। ठीक है, यदि आप स्पेस में या समतल में किसी भी बिंदुओं को मिलाते हो और एक निश्चित आकृति बनती है तो ये जो बिंदुओं का समूह है या बिंदुओं का समुच्चय है उसको क्या कहते हैं? अपने उस आकृति का बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसे वृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय जो एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहते हैं। जैसे ये दूरी 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2, ये 2, तो ये 2। ठीक है, ये वृत्त का क्या हो जाएगा? बिंदु पथ। ठीक है, या ये जो बिंदु पथ है क्या होता है? इसी प्रकार से यहाँ देखो आप, हमने क्या कहा कि प्रकाश संचरण की दिशा में उन बिंदुओं का बिंदु पथ, ठीक है, जिन पर प्रकाशीय किरणें समान कला से पहुंचती हैं। समान कला का मतलब क्या हुआ? समान कला से क्या था? देखो, आपने 11वीं क्लास में वेव मोशन पढ़ा था, ठीक है, उसमें तरंग की स्थिति पढ़ी थी, वो क्या थी? y = a sin ओमेगा t प्लस dx। ये तरंग की स्थिति है, ठीक है, ये तरंग की स्थिति है जिसके अंदर ये जो था वो क्या थी? इसकी कला। ये क्या थी? कला या फेस। ठीक है, तो जहां पर समान कला से पहुंचते हैं उसे क्या कहते हैं? आपने तरंगाग्र। ठीक है, तो डेफिनेशन समझाइए आप कि प्रकाश संचरण की दिशा में उन बिंदुओं का बिंदु जिन पर प्रकाश की किरणें समान कला से पहुंचती है वह क्या कहलाता है? वेव फ्रंट या तरंगाग्र। ठीक है, देखो समस्या में होता है, मान लो देखो इसमें जो ये तरंग की स्थिति होती है, इसमें ये जो वायु होता है वो क्या होता है? कण का विस्थापन होता है। माध्यम का जो कण है उसका विस्थापन होता है, कण का विस्थापन होता है। ठीक है, और यहाँ जो x है वो क्या होता है? तरंग का विस्थापन होता है, तरंग का विस्थापन। y को क्या होगा? माध्यम का कण जो ऐसा चलन करता है, ठीक है, सरल हार्मोनिक मोशन करता है, वो कण का विस्थापन। ठीक है, और x क्या है? तरंग का विस्थापन, तरंग की क्रिया में। ठीक, जैसे अपन समझते हैं इसको कि तरंगाग्र कैसे। मान लो आपके पास कोई पॉइंट सोर्स है, ये प्रकाशीय स्रोत, ठीक, अब इससे तरंगें नहीं होगी, ये तरंगे, ये तरंगे, ठीक है, सभी दिशाओं में तरंगें निकलेंगी। ठीक है, पॉइंट सोर्स
ठीक। अब इस बहुत सारी तरंगें निकली, इसमें मान लो आपने ये इस तरंग को ले लिया, माना t1 समय ये कितनी डिस्टेंस कवर करती है, x1 कवर करती है। t1 टाइम में ये कितनी करती है, x1 डिस्टेंस होती है, ये x1 ठीक है, x1 डिस्टेंस। तो इसका फेज क्या होगा, कला क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग इसकी फेज क्या होगी, ओमेगा t1 प्लस a x1, ठीक है, ये तो एक हुआ। ठीक, अब इस तरह का ले लो आप, ये t1 टाइम में x1 डिस्टेंस कवर करेगा, ये वाला, तो x1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया ये b, ठीक है। अब ये वाली तरंग लो, इस पर भी आपने x1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया आपने, ठीक है, तो b पॉइंट है, इसका फेज भी क्या होगा, ओमेगा t1 प्लस a x। ये जो c पॉइंट है इसका भी क्या होगा, ओमेगा t1 प्लस a x। इस प्रकार से ये जो सभी पॉइंट्स आएंगे x1 डिस्टेंस पे, अपने x1 डिस्टेंस पे जो सभी पॉइंट आएंगे ये सभी क्या होंगे, सभी का फेज क्या होगा, ओमेगा t1 p x। देखो सभी पॉइंट का कालांतर क्या है, समान। ये a पॉइंट का है, ये b पॉइंट का, इस प्रकार से a पॉइंट का कालांतर क्या है, ओमेगा t1 p x, इसका ओमेगा t1 p x और ओमेगा t1 p x और सभी का कालांतर क्या है, ठीक है। यानी कि तरंग इस दिशा में जा रही है तो x1 दूरी कवर करती है, ये इस दिशा में जा रही है तो x1 दूरी कवर करती है, ये बिंदु, ये इस दिशा में जा रही है तो x1 डिस्टेंस कवर करती है, ये। अब समान कला से जिन बिंदुओं पर ये पहुंची है समान कला, उन बिंदुओं को यदि आप मिला दो, उन बिंदुओं को यदि आप मिला दोगे तो वो उसका क्या बन जाएगा, तरंगाग्र। ये इसका क्या है, वेव फ्रंट, ठीक है। बात सुन रहे आप, देखो तरंगाग्र की डेफिनेशन क्या पड़ी है, प्रकाश संक्रमण की दिशा में उन बिंदुओं का बिंदु पर जिन पर प्रकाशीय प्रवेश समान कला से पहुंचे उसको तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। तरंगाग्र कैसे बनाएंगे अपन, देखो तरंग की जो समीकरण में ये पड़ी हुई है a sin ओमेगा t px, ठीक है। y को तरंग का विस्थापन रहता है और x तरंग का विस्थापन, ठीक है। अब मान लो किसी समय t1 पर कोई तरंग x1 डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। मान लो ये कोई पॉइंट सोर्स था अपने पास, यहाँ से एक तरंग गई यहाँ पर इस पॉइंट A पर x1 डिस्टेंस कवर की t1 टाइम, ठीक है। यहाँ पर भी इस तरंग ने x1 डिस्टेंस कवर की t1 टाइम में b, इस तरंग ने x1 डिस्टेंस कवर की t1 टाइम में c। इस प्रकार से भिन्न भिन्न तरंगों पर ये बिंदु आपको मिलते हैं। अब यदि इन बिंदुओं का आप मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, तरंगाग्र, वेव फ्रंट, ठीक है। अगर आप इसका रियल लाइफ में एग्जांपल देखो तो जैसे पानी का तालाब होता है, ठीक है, उसमें यदि अपने ऐसे पत्थर फेंक तो उससे इस प्रकार से लहर निकलती है, एक फ्रंट निकलता है, तो वो क्या होता है, वेव फ्रंट, ठीक है। क्या होता है, वो वेव फ्रंट, तो ये होता है तरंगाग्र। सुना आप, तो अपने पास एक बात क्लियर होगी कि जब भी कोई पॉइंट सोर्स होगा, जब भी कोई पॉइंट सोर्स होगा, इससे जो तरंगाग्र निकलेगा वो कैसा होगा, बतागा, बतागा, गोलाकार। वो पॉइंट सोर्स से जो वेव निकलेंगे वो सभी दिशाओं में निकलेंगी, आगे पीछे सब दिशाओं में निकलेंगी। जब उन बिंदुओं को आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक गोला, ठीक है। तो जब भी एक पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट देखेंगे तो वो कैसा होता है, गोलीय तरंगाग्र, ठीक है। कौन सा तरंगाग्र होता है, गोलीय तरंगाग्र होता है, और इससे ये तरंगें निकलेंगी, ठीक है। या प्रकाश से किरणें तरंगें, ये होता है वेव फ्रंट। किसी भी पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग टाइप के वेव फ्रंट होते हैं, इसको मिटा
तरंगाग्र के प्रकार। सबसे पहला आता है गोलीय तरंग। स्फेरिकल वेव। ये तो अभी पढ़ा कि किसी भी पॉइंट सोर्स से जो तरंगाग्र निकलता वो कौन सा होता है? गोलीय तरंगाग्र। कहीं भी बना सकते हो, ऐसा तो फिक्स नहीं है। देखो जितनी डिस्टेंस पे लेना उतनी डिस्टेंस पे ले सकते हो। तो यहाँ से जो तरंगाग्र निकलेगा वो कौन सा हो? गोलीय तरंगाग्र। ये तरंगें तरंग संतरण के बीच में। ठीक है, तो नंबर एक होता है गोलीय तरंग कि किसी भी पॉइंट सोर्स से तरंगाग्र होता है वो कौन सा होता है? गोलीय तरंग। नंबर दो आता है आपके पास बेलनाकार तरंग। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है? मान लो आपके पास कोई रेखीय प्रकाश स्रोत जैसे ट्यूबलाइट होते है ना, रेखीय प्रकाश स्रोत होते। अब इससे तरंगें कैसे निकलेंगी? ऐसे निकलेंगी सभी दिशाओं में, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे पीछे भी निकलेंगी। ठीक है, इसका वेवफ्रंट क्या होगा? सिलेंड्रिकल होगा। इसका वेवफ्रंट क्या होगा? सिलेंड्रिकल या बेलनाकार। किसी भी रेखीय प्रकाश स्रोत से जो तरंगाग्र निकलता है वो कैसे निकलता है? बेलनाकार रूप में निकलता है, जैसे ट्यूबलाइट में होता है। ठीक है, उसका वेवफ्रंट क्या होगा? बेलनाकार। पॉइंट सोर्स का जैसे बल्ब है ना, पॉइंट सोर्स है, उसका तरंगाग्र गोलीय होगा। ठीक है, और रेखीय प्रकाश, रेखीय कोई सोर्स आपके पास लीनियर, उसका वेवफ्रंट क्या होगा? बेलनाकार। ठीक है, और नेक्स्ट होता है अपने पास नंबर 3 समतल तरंगाग्र। ठीक है, प्लेन वेव। समतल तरंगाग्र क्या होता है? देखो जब प्रकाशीय तरंगें अनंत से आती है या जब कोई ऑप्टिकल सोर्स इनफिनिटी पे होता है तो उससे जो वेवफ्रंट निकलता है वो कौन सा होता है? समतल तरंगाग्र। अनंत से प्रकाशीय किरणें कैसे आती है? समांतर आती है। इसका जो वेवफ्रंट होगा वो कैसा होगा? प्लेन। इस प्रकार से ये वेवफ्रंट। ठीक है, जब कोई प्रकाशीय किरणें अनंत से निकलती या अनंत से आती है तो उसका वेवफ्रंट क्या होगा? समतल तरंगाग्र। ये जो तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र है, इससे निकलने वाली प्रकाशीय तरंगें यदि अनंत पर पहुंचती, ठीक है, तो शुरू में तो इनिशियली तो ये क्या होगा? गोलीय होगा, और अनंत से पहुंचेगी तो वहां पर जाता रहता कैसा हो जाएगा? समतल तरंगाग्र। इसी प्रकार से जैसे रेखीय प्रकाश होता है, इससे जो प्रकाशीय किरणें निकलेगी, ठीक है, वो जो प्रकाश होगा इसके आसपास तो कैसा होगा? बेलनाकार तरंगाग्र होगा। यदि अनंत पर प्रकाशीय किरणें जाएंगी तो वो कैसा हो जाएगा? समतल तरंगाग्र का होगा। तो हमने पढ़ा कि तरंगाग्र के टाइप कितने प्रकार का होता है? गोलीय, बेलनाकार और समतल। ठीक, और वेवफ्रंट में आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या है? नोट लगा लेना कि तरंगाग्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखो कि जो तरंगाग्र है वो तरंग संचरण की दिशा के क्या होता है? लंबवत। देखो अब आप कोई भी तरंगाग्र या वेवफ्रंट बना सकते हैं, कोई प्रकाशीय किरण निकली तो उसके लंबवत तरंगाग्र में, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर क्या होगा? ये लंबवत हो, प्रकाशीय किरणें जो निकल रही है ये क्या होगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ पर भी प्रकाशीय किरणें क्या रहेंगी? तरंगाग्र। ये जो तरंगाग्र निकल रहा है इससे प्रकाशीय किरणें क्या होगी? लंबवत 90 डिग्री के। ठीक, और यहाँ पर भी समतल तरंगाग्र है तो प्रकाश
प्रकाश की किरणें कितने डिग्री के एंगल पे होंगी? 90 डिग्री के एंगल। ठीक है, यानी कि तरंग संतुलन की दिशा में यदि अपन जाते हैं और आपको कहते हैं कि वेव फ्रंट बनाना, वेव फ्रंट बनाओगे तरंग के लंबवत वेव फ्रंट, ठीक है, 90 डिग्री के। देखो अगर अपना एग्जांपल देखते हैं वेव फ्रंट बनाने, जैसे मान लो आपको ये मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्शन, ठीक, अनंत से प्रकाश से किरणें ला, कहां से रुकेंगे? फोकस बिंदु। अरे आपसे कहा है कि आपकी किरणों का वेव फ्रंट बनाओ, तो कैसे बनाओ? अनंत से प्रकाश से किरणें आ रही, तो कौन से वेव फ्रंट आ रहे? आपके तरंगाग्र कौन सा? समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र के रूप में आ गए, ठीक है, समतल तरंगाग्र के रूप, ठीक है। अब आप परावर्तित जो तरंगाग्र आगे आपसे वो पूछ ही रहे कि वो कैसा है, तो कैसे बताओ? ये वाला इसका वेव फ्रंट कैसा है? इन तरंगों, ठीक है। देखो तरंगाग्र जो है वो प्रकाशीय किरणों क्या होगा? लंबवत होगा। एक ही बात ध्यान रखना, तरंगाग्र है वो प्रकाशीय किरणों का क्या हो? लंबवत। तो इसका तरंगाग्र यदि मैं बनाना चाहूं परावर्तित किरणों, आपतित किरणों का बना दिया और परावर्तित किरणों का तरंगाग्र बनाना चाहता हूं, तो कैसे बनाऊं? मान लो यहां से लाइट को वापस भेज दूंगा, यहां से पॉइंट सोर्स यहां रखा हो, तो ऐसे जाके समाप्त हो गए, तो इसको पॉइंट सोर्स मान लो। तो पॉइंट सोर्स से तरंगाग्र कैसे निकलेगा? ठीक है, तो आपकी तरंगाग्र तो कैसा होगा? समतल होगा, और परावर्तित कैसा होगा? ठीक है, बात समझ आ? अब मान लो लेंस है आपके पास, इसका वेव फ्रंट बनाना, अनंत से प्रकाशीय किरणें है और फोकस बिंदु से आ रही, ठीक। अभी आपकी प्रकाशीय किरणें एफईडी से आ रही, तो इनका वेव फ्रंट कैसा होगा? ठीक है, वेव फ्रंट क्या होता है? प्रकाशीय किरणों के लंबवत, ये इसका क्या हो जाएगा? लंब, समतल तरंगाग्र के रूप में, यानी आपकी प्रकाशीय किरणों का वेव फ्रंट कैसा है? समतल, ठीक है। अब अपवर्तित प्रकाशीय किरण ये जो है, इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? इसको क्या मान लें हम? पॉइंट सोर्स मान लेते हैं, ठीक है। पॉइंट सोर्स मान लेंगे तो लाइट को यहाँ से वापस भेजेंगे तो इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वेव फ्रंट कैसा होगा? पॉइंट सोर्स का कैसा होगा? बोलिए, बात सुना रही है? यानी आपके प्रकाशीय किरणों का तरंगाग्र कैसा होगा? समतल होगा, और अपवर्तित प्रकाशीय किरणों का तरंगाग्र कैसा होगा? बोलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तरंगाग्र बनाओ, और आप होमवर्क में यदि तरंगाग्र बनाना चाहो तो इस ये बना के देखना, आपको इसका वेव फ्रंट बना के देखना, आपको इनफिनिटी से प्रकाशीय किरणें लेनी, ठीक है, और एक इसका बना के, अगर ना बने तो कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। ये दो वेव फ्रंट बना के, बस एक ही बात ध्यान रखनी है आपको कि तरंगाग्र है वो तरंग संतुलन की दिशा के क्या रहता है? परपेंडिकुलर या लंब। ये आपने तरंगाग्र को बना सकता कि वेव फ्रंट क्या हो, ठीक है। ये तरंग संतुलन की दिशा में बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जहां पर प्रकाशीय किरणें समान कला से पहुंचती, ठीक है। अब इस तरंगाग्र से रिलेटेड अपने कल पढ़ेंगे हाइगन प्रिंसिपल, ठीक है। और हाइगन प्रिंसिपल से अपने प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन को भी प्रूव करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।